हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। और ये टॉप 10 क्यों है? क्योंकि इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं वो पीवाईक्यूज है एंड उसमें डिस्क्रिप्शन शामिल है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि कभी भी पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट टॉपिक रिपीट होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो, क्योंकि 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कहीं ना कहीं मिलते जुलते होते हैं। पैटर्न हमेशा चेंज होता है, क्वेश्चन हमेशा चेंज होता है, बट टॉपिक्स चेंज नहीं होते। जो टॉपिक जिस टॉपिक से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो आगे भी आएगा। तो आपको बस पैटर्न का पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पैटर्न भी देखेंगे और टॉपिक वगैरह सब कुछ देखते हुए चलेंगे। और आगे ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं और अपने सुविधा के अनुसार उसे धीरे चला सकते हैं, तेज चला सकते हैं और रोक भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम काजल है, मैंने ऑलरेडी JRF क्वालिफाई करा हुआ है। अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ। ठीक है, तो बिना देरी के हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। भारत दूरदर्शा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। भारत भाग्य क्या करता है? भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है। घायल भारत को छोड़कर चला जाता है। भारत के सीने में कटार से आघात करता है। बताइए क्या करता है? और ये हमारे भारत दूरदर्शा हमारे यूनिट 8 जो है नाटक उसमें लगा हुआ है। ये हमारे सिलेबस में है और इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कब लिखा गया था, कब खेला गया था, किसका है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अब ये नहीं आएगा, अभी इस तरीके से नहीं आता। अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि जो जो इसके 6 अंक है, 5 या 6 अंक है, उसमें पहले अंक में क्या हुआ था या तीसरे में क्या हुआ था। ठीक है, और आखिरी अंक में क्या हुआ था। जैसे यहाँ पे आखिरी का है तो ये आखिरी का इन्होंने पूछा हुआ है ना, तो वो आगे क्वेश्चन दे देंगे 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देंगे और उसमें से बोल देंगे ये वाले दोनों तीनों ठीक है, 3 से लेके 4 तक ठीक है, 4 से लेके 5 तक ठीक है। ऐसे आपको बताना होगा कि कौन सा वाला ठीक है। 4 ऑप्शन ऐसे करके आपको दे देंगे। ठीक है, या कौन से इनमें से गलत है, तो आप यहाँ पे से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पहले करा होगा तो आपको पता होगा कि आखिरी अंक में वो क्या करता है। और अगर आपने ये नाटक नहीं पढ़ा है तो, अगर आपने पढ़ा है तो आपको वैसे भी पता होगा तो क्या करता है। जवाब दीजिए। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं। ठीक है, वो भारत को जगाता है। भारत दूरदशा में भारत भाग्य भारत को जगाने की कोशिश करता है। और जब वो नहीं जागता तो भारत भाग्य आत्महत्या कर लेते हैं। कहीं आगे होगा भी शायद से। देखिए, नाटक भारत दूरदर्शा के अंतिम अंक में भारत भाग्य नामक पात्र भारत को जागृत करता है। इस नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरीश चंद्र जी। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नाटक में कुल 6 अंक है जो मैंने आपको बताया था, और छठा अंक ही आखिरी अंक है। छठे अंक और अंतिम अंक में केवल भारत भाग्य नामक पात्र का ही संवाद और क्रियाकलाप दिखाए गए हैं। उसका लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवशील अतीत और दुखपूर्ण वर्तमान दोनों को एक साथ प्रस्तुत करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो आखिर में कैसा संवाद है। उसका लंबा और गीतात्मक संवाद है। ठीक है, जो कि भारत के गौरवशील अतीत और दुखद वर्तमान दोनों को प्रदर्शित करता है। ये वाले पॉइंट्स भी पता होने चाहिए क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ चुका है तो इसका और ज्यादा डिफिकल्ट बनेगा वर्जन। अब इससे ज्यादा इजी नहीं बनेगा जितना ये है। दोनों को एक साथ प्रस्तुत करता है। भारत भाग्य का आत्मधिक्कार अत्यंत करुणाजनक है और अंत में वह छाती में चाकू घोंपकर आत्महत्या कर लेता है। कौन आत्महत्या करता है? इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है भारत को जगाते हुए। ये देखिए, भारत भाग्य आत्महत्या करता है। ठीक है, भारत को जगाते हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध,
मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी इसकी विशेषताएँ हैं। 1 और 2, सी में आ जाएगा 2 और 3, बी में आ जाएगा 1 और 3, डी में हो जाएगा 3 और 4। बताइए। अस्तित्ववाद के बारे में आपको बताना है। आप इसको एक तरीके से खुद से भी जज कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, जो अस्तित्ववाद है, इसमें हम पहले नेगेटिव को देख सकते हैं। ये एक आधुनिक आपको टर्म लग रही है, मॉडर्न टर्म लग रही है, ठीक है? आधुनिक विचार है, तो इसमें परंपरा के प्रति आस्था, ये तो नहीं होगा ना। तो जहाँ पे भी 4 है उसे कट कर दो। ये कट हो गया, ठीक है? जीवन की सार्थकता का बोध, नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जीवन की निरर्थकता का बोध करते हैं, ठीक है? अस्तित्ववाद में, ओके? तो एक किस-किस में है? पहले ही आप ये कट कर दो, जीवन की सार्थकता का बोध नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो 1 और 3 हमारे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये देख लीजिए, बी इसका सही आंसर है। जीवन की निरर्थकता का अनुभव और मृत्यु के प्रति गहरा बोध व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आ गया है ना? तो यहाँ पे आपने देख लिया ना कि जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु का बोध। तो अब अगर इसके बारे में अगर कोई वो आएगी, कोटेशन आएगी और कुछ भी आएगा, जैसे मैंने आपको बताया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 1, 2, 3 करके जो आते हैं, 1, 2, 3, 4, तो उसमें ऐसे भी आ सकता है 1 और 2 में से सही बताइए, 2 और 3 में से सही बताइए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दोनों तो पहले ही आ चुके हैं। तो अगर इसमें से पूछा जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चंस में माना जाएगा, और अगर आपने नहीं किया तो वो आपकी गलती होगी। आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है? ये यूनिट 10 में है, अन्य गद्य विधा में, ठीक है? और ये एक आत्मकथा है, ठीक है? जो कि बच्चन जी की है। तो इसमें आपको बताना है कि उन्होंने जो अपने पिता का गीता वाचन है उसका किस तरीके से उल्लेख किया, और ये पिछले साल भी आया, तो काफी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। सस्वर वाचन, गुनगुनाकर वाचन, मौन रहकर और ऊंचे स्वर में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफी टाइम से 2-3 बार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? इसका आंसर है मौन रहकर। आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर गीता पाठ करने का उल्लेख किया है। इस आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो भी यूनिट 10 में अन्य गद्य विधाएं में कि वो किस विधा का है। तो आत्मकथा है, ठीक है? क्या बोलूं क्या याद करूं, नाम पता चल गया आपको, ठीक है? और ये किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी पता होनी चाहिए। और इनकी जो आत्मकथा है वो कितने भागों में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फेर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्योंकि इस तरीके की चीजें पूछी जाती है पेपर में, ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है जिसमें चारों के नाम लिए जाते हैं। इस प्रकार लेखक ने अपने जीवन के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन 4 खंडों में किया है। आगे बढ़ते हैं। टॉम स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? मतलब क्या है, ये पूछा गया है। संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता है, ये मैटर नहीं करता। ये ज्यादा वो नहीं है कि आपको आता है कि नहीं आता। पर ये बात है कि अगर ये पहले आ चुका है और फिर भी आपको नहीं आता तो आप रेस से पीछे हट जाएंगे, ठीक है? इसका आंसर है जीवित संस्कृति का एक अंश है। आंसर देख लेते हैं। जीवित संस्कृति का एक अंश है। टॉम स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा किसी भी जीवित संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा होती है, ठीक है? इलियट की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां इस प्रकार है: द स्केर्ड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, selected essay, the use of poetry and the use of criticism.
इन कृतियों में उन्होंने साहित्य और समालोचना के सिद्धांत पर गहन विचार प्रस्तुत किया है। और हाँ, ये जो नाम है ना, ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाएँगे। हिंदी में भी इसे द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म यही लिखा जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद नहीं होता, नाम सेम ही रहेगा क्योंकि किताब का नाम है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी, जिसने अपने समय की राजनीतिक और आर्थिक राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह किसका कथन है? ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रदेव से मेरी बातें हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और उसके बारे में किसके क्या-क्या कथन है और उसके मतलब भूमिका में क्या-क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर भूमिका है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। देवी शंकर अवस्थी, नामवर सिंह, मधुरेश, भवदेव पांडे, बताइए। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो आपको पता होगा कि इस पे जो कथन है वो भवदेव पांडे जी ने दिए हैं, ठीक है? उनके काफ़ी सारे कथन हैं इस पे। इस कहानी के लिए उन्होंने बहुत सी बातें कही है। आप अंदाज़ा भी लगाते तब भी आंसर दे सकते। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली ऐसी कहानी है जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को मुख्य विषय बनाया। यह कथन भवदेव पांडे जी का है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब ये इस तरीके से नहीं आएगा। अब ये आएगा पैटर्न वाले क्वेश्चंस में, ठीक है? जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें में उसका वो पूछ लेंगे कि किस ईयर में आई, ठीक है? यह कहानी सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई। तो जैसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ पे इस तरीके से कर देंगे कि स्टेटमेंट 1 में कर देंगे कि हाँ भाई ये कौन सी पत्रिका में छपी और कौन से ईयर में छपी। तो यहाँ पे 2000 ये 1904 की जगह 1902 कर देंगे या सरस्वती पत्रिका की जगह कुछ और नाम दे देंगे, हंस पत्रिका में छपी, इंदु में छपी। अगर आपको अच्छे से नहीं पता होगा ये बातें तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? और इसका प्रकाशन वर्ष भी गलत दे सकते हैं, ठीक है? और जैसे ये इन्होंने पहले से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो यही वाला वो देकर अगर उन्हें सही और गलत देना होगा, तो जैसे एक में इन्होंने सन पूछ लिया, दूसरे में इन्होंने ये लिख दिया कौन-सी पत्रिका में छपी, तीसरा ऑप्शन ये दे सकते हैं कि ये जो जो ये स्टेटमेंट है, जो ये कथन है, वो भवदेव पांडे जी का है या नहीं, ये नहीं लिखेंगे। उसमें लिखा होगा यह कथन भवदेव पांडे की जगह कोई-सा भी नाम दे सकते हैं, नामवर सिंह जी का है, मधुरेश जी का है और अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको लगेगा नामवर सिंह जी भी काफ़ी बड़े आलोचकों में से एक है, तो उनका भी हो सकता है, ठीक है? इस तरीके से ट्रिक कर सकते हैं और इसकी लेखिका के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसी तरीके से इससे क्वेश्चन बनेगा। इसकी लेखिका ये जैसे राजेंद्र बाला घोष जी है, तो कोई और नाम दे देंगे, जैसे 4 पॉइंट दे दिए और 2-3 और दे दिए। तो मतलब थोड़े बहुत और भी हो सकता है ना कि राजनीति और अर्थनीति का प्रयोग है या उसमें व्यंग्यात्मक भाषा है कि नहीं है। इस तरीके का या फिर दे दिया जाएगा कि उसमें व्यंग्यात्मक भाषा नहीं है। ऐसे 5-6 स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस के और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, याद रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एज़रा पाउंड, मार्टिन हेडगर या पॉल त्रास। तो आपको पहले सारे के सारे ये विचारकों के नाम लिख लेने चाहिए, कौन-सा जो विचारक है किस वाद से रिलेटेड है, आपको पता होगा। तो देखिए सिर्फ एज़रा पाउंड है जो बिंबवाद से रिलेटेड है, ना कि अस्तित्ववाद से। कामू, एडगर और त्रास ये तीनों अस्तित्ववाद से रिलेटेड है। एज़रा पाउंड अस्तित्ववाद के विचारक नहीं है, वे बिंबवाद के प्रमुख चिंतक हैं। उन्होंने एबीसी ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ लिखा है। ये एबीसी ऑफ रीडिंग है ना, ये हिंदी में भी यही लिखा जाएगा। ये इनकी किताब का नाम है, ठीक है? वही अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर और जियो पॉल त्रास अस्तित्ववादी चिंतक है। अस्तित्ववाद का प्रवर्तन सोरेन किरकेगार्ड ने को माना जाता है। प्रवर्तक भी पूछ लेते हो तो याद रखना चाहिए, ठीक है?
क्योंकि ये ना यूनिट 3 से है और यूनिट 3 में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। तो जो प्रीवियस ईयर में आ रखी है उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इस वज़ह से क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत आसान बात है। बन गया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एंडर अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं एलन टेट, हिलियर्ड, क्लिथ बुक्स, सर विलियम एम्पसन। ये आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो अभी आपको पता चल जाएगा और फिर आप याद रखिएगा। तो क्लिथ बुक्स ये है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक की देखिए मैंने कहा था ना हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम होते हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पोएट्री लिखा है, यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग पोएट्री ही लिखा है, किताबों के नाम कभी नहीं बदलते, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है? पुस्तक के लेखक क्लिथ बुक्स हैं, ठीक है? उन्हें विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि क्लिथ बुक्स किस सिद्धांत के प्रवर्तक है, क्योंकि मैंने जैसे बताया यूनिट 3 जो है, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र आता है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत गिने-चुने उसमें राइटर्स हैं, सारी चीज़ें गिनी-चुनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? वहीं ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 के लेखक एलन टेट, ये यहाँ पे औरों की भी दे रखी है, जैसे मैंने आपको बोला था कि दूसरे राइटर्स का भी आपको पता चलेगा। जो एलन टेट है उनकी बुक का नाम ये है सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी, लेखक विलियम एप्सन। और द डायरेक्ट एंड द ओब्लिक्यू के लेखक इलियड हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरता का आलोक स्रोत, आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरा मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। बताइए। इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत। अगर आपने पंक्तियां पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। सुंदरता का आलोक स्रोत फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की रचना और उनके युगांत काव्य संग्रहों में शामिल है। कुछ प्रमुख छायावादी कवि और उनकी पंक्तियां इस प्रकार है। यहाँ पे और भी जो जितने भी लेखक थे उनकी प्रमुख पंक्तियां यहाँ पे रखी हुई है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको करनी ही करनी है, ठीक है, याद रखिएगा। संवेदना का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन है बकता। जयशंकर प्रसाद जी का है, क्या इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अपशब्द अधरों का सुना भाषा, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये तो आपको पता है कि हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। मैं कवि हूँ पाया प्रकाश, आई थिंक ये सरोज स्मृति से है, निराला जी का जो है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता बुझ जाना। महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है। ये तो आपको पढ़ के भी लग रहा होगा, आइडिया लगता है पढ़ के, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते। लाला श्रीनिवास दास की रचना है प्रहलाद चरित, रणधीर और प्रेम मोहिनी, नियम निर्घोष,
कीर्ति। सही विकल्प चुनना है। ए 1 और 2, सी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। आपको बताना है कि लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं ना कि नहीं है। ठीक है। उनकी रचनाएं देखो, प्रहलाद चरित और रणधीर मोहिनी हो जाएगी। ठीक है, आगे आंसर देख लेते हैं। प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार और नाटककार हैं। इनके शायद लाला श्रीनिवास दास जी का एक नाटक हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ अभी। देखिए, हाँ, उनका उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देखिए, इसके बारे में जो इनका एक उपन्यास हमारे उसमें लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आया है, वो परीक्षा गुरु है। हमारे सिलेबस में लगा हुआ है इनका ये उपन्यास। ठीक है, यूनिट नंबर 6 में, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी शैली का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और कई बार ऐसे क्रॉस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कथन लिखे हैं, यहाँ पे आलोचकों के नाम लिखे हैं, उसे मिलाओ। कभी स्टेटमेंट में आ जाता है, जैसे मैंने बताया 1 2 3 4, तो उसमें बताना होता है प्रेम, ये शुक्ल की जगह कोई और नाम दे देंगे। ठीक है। वह कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम है। तो आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अब ये वाला हम कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है। कवि शौक से गीत लिखता है और बेचता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 4, डी 3 और 4। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा गीत फरोश में उन्होंने क्या कैसे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, कविता है ये, और ये बहुत ही इजी थी, यूनिट 5 में है, हमारे सिलेबस में लगी हुई है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, बताइए इसका आंसर। देखिए, उसमें वो बोलते हैं कि जब आप उसका पढ़ेंगे तो व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी से गीत लिखता है। तो जब वो ग्राहक की मर्जी से लिखता है तो खुशी के गीत कैसे लिख सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। तो शौक के गीत लिखता है और बेचता है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जैसा ग्राहक चाहेगा वैसे लिखेगा। ए और 1 और 2। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र यह कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर हो गया है और उसे ग्राहक की इच्छा के अनुसार कविता लिखनी पड़ती है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दूसरे सप्तक 1951 के कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार है। परिवर्तन, जिए चकित है दुख 1968, इदम ना मम 1977, अंधेरी कविताएं 1968, त्रिकाल संध्या 1978, गांधी पंचशती 1969 और बुनी हुई रस्सी 1971। आई होप आपको हमारी वीडियोस और हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और मुझे लगता है कि हमें एग्ज़ाम के बाद में कहानियों से चालू करना चाहिए, तो मैं कहानी की जो क्लासेस है वो ज़रूर लूँगी। ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com पे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे टेलीग्राम आईडी पता नहीं कैसे नहीं लिखी गई है, वो भी यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान /2025 है। ठीक है, इस पे जाके आप कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।